गुड़गांव के सेक्टर 57 में, जहां कल रात को सोते हुए निहत्थे लोगों के ऊपर, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया मौलाना मोहम्मद साद मकतूल हाफिज़ मरहूम जिनको मार डाला गया, आज उनका पोस्टमार्टम के बाद में उनकी बॉडी को उनके जो आबाई सूबा है सीतामढ़ी बिहार, वहां भेज दिया गया। इस काम के लिए सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद आगे आई। जमीयत उलमा हिंद का डेलीगेशन आज सबसे पहले आज सुबह गुड़गांव पहुंच गया। सेक्टर 12 में जो मॉर्चरी है, जहां पर मकतूल हाफिज़ मौलाना मोहम्मद साद की लाश थी, पोस्टमार्टम के बाद में जमीयत ने अपने पैसे से एक एम्बुलेंस हायर करवाई और दिल्ली से लेकर बिहार के सीतामढ़ी ज़िले तक के लिए उस एम्बुलेंस से मरहूम मौलाना की लाश को और उनके भाई को उससे रवाना किया। जो तस्वीरें आप लोग अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें मौलाना हकीमुद्दीन कासमी बात कर रहे हैं शहीद मकतूल इमाम हाफिज़ मोहम्मद साद के भाई से। उसी मॉर्चरी में मौजूद हैं सेक्टर 12 में। बड़ा भाई उनका शादाब अमीनी, जिससे आप बात करते हुए देख रहे हैं, हकीमुद्दीन कासमी साहब को। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले ही इस मस्जिद अंजुमन की इनको इमामत मिली थी शहीद मकतूल इमाम हाफिज़ मोहम्मद साद को। इनके 3 भाई और 4 बहनें हैं और एक बहन इनकी ज़ेर इलाज है। हैरानी होती है ये सब कुछ देख करके कि किस तरह से ये तमाम हालात पेश आ रहे हैं। सत्ता के लोभियों को कितनी और नफ़रत चाहिए और कितने लोगों का खून चाहिए, कितने लोग जाँ बहक होंगे, कितने हिंदू, कितने मुसलमान, कितने दलित, कितने सिख, कितने ईसाई मारे जाएंगे और कब तक। सवाल यह है कि कब तक। देश में इस तरीके की जो नफ़रत की राजनीति है वो इस वक्त पूरे चरम पर है। अगर मैं कहूँ कि ये नफ़रत की पराकाष्ठा है, यानी अब इंतहा है, तो गलत नहीं होगा। एक के बाद एक भारत में अलग अलग जगहों पर खून, कत्लेआम, कत्लो गारत और इस तरीके की वारदातें जिसकी जितनी भर्त्सना, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हम देख रहे हैं ना कल किस तरह से हुआ। जयपुर मुंबई ट्रेन में हमने देखा कि उस आरपीएफ के, उस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान ने, चेतन सिंह जिसका नाम, जो हाथरस का रहने वाला, उसके ज़ुबान से क्या निकल रहा था सुन रहे थे आप? ना तो उसने अपने एएसआई को छोड़ा जो उसका सीनियर था, और ना उसने उन 3 मुसलमानों को छोड़ा। भारत में रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा। अरे भाई, ये कहाँ तक का तुक और कहाँ तक का सवाल है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? और पूरे देश, पूरी दुनिया सब कुछ देख रही है, फिर भी सब खामोश हैं। हमने देखा मेवात में जो हालात थे, कोशिश की कि आगे तक पहुँचे, नूह में नहीं पहुँच सके। कर्फ्यू लगा हुआ है, दर्जनों एफआईआर हो चुकी हैं, 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और एक इमाम जिनको कल मस्जिद अंजुमन है सेक्टर 57, सेक्टर 57 गुड़गांव में, वहाँ घुस कर के मार डाला गया, गोली मारी गई, मस्जिद को जला दिया गया और इमाम समेत कुल अब तक मरने वालों की तादाद 6 हो चुकी है, जिसमें 2 होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। आखिर ये कब तक होगा? हमने सुना था ना सत्यपाल मलिक का, जो पूर्व गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, क्या कहा था उन्होंने कि पुलवामा हमला हुआ नहीं था, कराया गया था। ऐसा हम नहीं कह रहे, सत्यपाल मलिक ने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि 2024 के आने से पहले न जाने कितने ही खून खराबे होंगे, न जाने कितने ही सांप्रदायिक दंगे होंगे, माहौल के अंदर, फिज़ा में और कितना जहर घोला जाएगा, बहुत कुछ कहा था। खैर, एक दिन आता है, चला जाता है, कोई दूसरा मुद्दा अगले दिन जन्म ले लेता है, फिर लोग उसकी बात करने और सोचने लगते हैं। प्रजामंडल यात्रा कोई पहली बार नहीं निकली, ना निकल रही थी, ऐसा भी नहीं था, सालों से निकलती आ रही है। लेकिन फिर क्या कुछ था, इसकी वजह नहीं जानना चाहेगा मीडिया। भांड मीडिया, भोंपू मीडिया, बजाय उस मुद्दे को बताने के कि कौन इसके पीछे की वजह रहे, जिनकी वजह से प्रजामंडल यात्रा निकालने के दौरान इतना सब कुछ हंगामा हुआ, किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, किसने इतना उकसाया और किसने हालात ऐसे पैदा किए थे कि जिन लोगों की वजह से ये सब हुआ। पत्थरबाजी, आगजनी, गोलियां मारी गईं, हालात ख़राब किए गए। ज़िम्मेदार कौन है, ये भी तो देखना चाहिए। सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी मेवात लाइव से, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट पेश की है। मैं चाहूँगा कि एक मर्तबा इस रिपोर्ट को आगे चलाने से पहले एक बार सुनिए ज़रा। मानेसर की वजह से मेवात में भड़की हिंसा।
आज नूह जिले में हिंदू संगठनों द्वारा ब्रजा मंडल यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें बजरंग दल के लोग भी शामिल थे। यात्रा से एक दिन पहले मोनू मानेसर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर मेवात जाने के लिए लोगों से अपील करते हैं। ये वही मोनू मानेसर है जिस पर नासिर, जुनैद और वारिस की हत्या के आरोप लगते रहे हैं। उसी बिना पर हिंदू समाज के लोग तलवारें लहराते हुए मेवात के नूह जिला में इंटर हुए और नूह जिले के बाजार, बस अड्डा जैसी जगह पर भड़काऊ नारे लगाते हुए आए। मेवात के लोगों का कहना है कि ब्रजा मंडल यात्रा में शामिल लोग लगभग 150 कारें व मोटरसाइकिल और हथियारों संग आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हथियारों संग कौन सी धार्मिक यात्रा संपन्न होती है। लोगों का कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफा न्यूज दिखाने में लगा हुआ है कि यात्रा पर पथराव हुआ है, जबकि हकीकत ये है मोनू मानेसर के यात्रा में शामिल होने से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी को लेकर दोनों पक्षों में पथराव हुआ, मेवात लाइव को मिली जानकारी के अनुसार 2 गुटों के बीच हुए पथराव में ब्रजा मंडल यात्रा में आए लोगों ने नूह में खड़ी हुई दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता बिट्टू बजरंगी ने मेवात के लिए वीडियो के माध्यम से अपशब्द इस्तेमाल करके मेवात में माहौल खराब करने का काम किया। ये बताया नहीं और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चीज आ रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल। ये वही बिट्टू बजरंगी है जिसके खिलाफ धौज थाने में गाय लूटने के मामले में FIR दर्ज है। ब्रजा मंडल यात्राएं पहले भी मेवात में निकाली गई हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण हुई हैं, लेकिन इस बार बजरंग दल के मोनू मानेसर ने मेवात का भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है। मेवात एक शांति प्रिय इलाका रहा है। यहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अपनी ही मिसाल रही है। बीते कुछ सालों में मेवात के बाहरी लोगों ने इस इलाके के भाईचारे को नष्ट करने की भरपूर कोशिश की है। हमारे मेवात के हिंदू भाइयों को सोचना होगा कि ऐसे बाहरी लोगों को ना आने दें। अगर यही चलता रहा है तो मेवात में भी हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी की एक खाई बन जाएगी। यहां के मंदिरों में पूजा करने के लिए काफी हिंदू मौजूद हैं। बाहरी तत्व मंदिरों के भ्रमण की बात करके अपने एजेंडे में लगे हुए हैं। इन्हें पूजा से कुछ नहीं लेना है। गाय के नाम पर निर्दोष मुसलमान को जिंदा जलाकर भला कोई कैसे धार्मिक हो सकता है? वक्त समझने का है। आज भी हम मेवात के हिंदू मुस्लिमों के पास मेवात को बचाने के रास्ते हैं। मेवात को राजनीतिक लाभ की भूमि न बनने दे। मेवात को राजनीतिक सत्ता के भूखे लोगों के लिए आग की भूमि न बनने दें। हमने पहले ही अवगत कराया था कि मोनू मानेसर के मेवात आने से माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। लोग उसके आने का विरोध कर रहे हैं। पुलिस को इस बात की जानकारी होते हुए भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सुना आपने गौर से? साफ तौर पर इस पूरे दंगे के 2 मास्टरमाइंड, ये जिनमें से एक मोनू मानेसर, जिसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हो सकी। सबसे पहले तो मोनू मानेसर की उस वीडियो को सुनिए जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, नासिर और जुनैद के हत्याकांड के बाद से। एक तो उसको सुनिए और उसके बाद फिर बिट्टू बजरंगी की पूरी बाइट सुनिए, जिसके बाद ये सब कुछ तनाज़ा और इतना सब मसला हुआ कि जिसमें मौलाना मोहम्मद साद की जान भी चली गई। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरखपुर प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की जय हो, जय हो, जय। लोकेशन दे दूं उनको, मैं कहाँ आ रहा हूँ। नहीं ये बोलेंगे कि बताया नहीं, ये बताया नहीं और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चीज आ रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए और 150 गाड़ियां फुल सिस्टम। तो सुना आपने
क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ में या नहीं होनी चाहिए? सवाल ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। जिम्मेदारी और सवाल किया जाना चाहिए हुकूमत से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा देने वाले से, कि क्या ये वाकई सबका साथ है, सबका विश्वास है, सबका विकास है? आखिर ये है क्या? और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या भारत रह जाएगा? ऐसे कारनामे, ऐसे काम कि जिनमें हिंदू भी मारे जा रहे हैं, जिनमें मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, जिनमें दलित, जिसमें सिख, जिसमें ईसाई भी मारे जा रहे हैं, अगर यही सब कुछ होगा तो क्या देश तरक्की कर सकता है? हम कहाँ पर हैं आज? मुल्क को आज़ाद हुए इतना वक्त हो गया, लेकिन आज ग़ुलामी से ज़्यादा कहीं बुरे हालात से गुज़र रहा है ये वक्त। जिस तरीके से ये तशद्दुद फैल रहा है, जैसे सांप्रदायिकता फैल रही है, ये कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस क्यों भाग खड़ी हुई थी और क्यों कुछ नहीं किया गया था मोनू मानेसर के ख़िलाफ़ में और उस बिट्टू बजरंगी के ख़िलाफ़ में? जैसे मैंने पहले भी कहा, करनी चाहिए थी ना कार्रवाई। इतने लोगों की जानें नहीं जाती अगर कार्रवाई पहले ही हो जाती। ना तो नासिर आ सकता वापस, ना जुनेद आ सकता, और ना वो लोग आ सकते जो इन दंगों की नज़र हुए, जिनका कत्लेआम हुआ, जो मारे जा चुके हैं, वापस नहीं आ सकते। लेकिन क्यों वो सज़ा उनको नहीं दी जानी चाहिए, मोनू मानेसर को और उस बिट्टू बजरंगी को, जिसने वीडियोज़ वायरल की, जिसने उकसाया, जिसने ये कहा कि दामाद आने वाले हैं तुम्हारे इलाके के अंदर, जिसने ये कहा कि हम पहुँचेंगे, हम दिखाएंगे आकर के, जिसने खुले तौर पर गौरक्षा के नाम पर ज़िंदा जलाया था नासिर और जुनेद को, जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। घर वाले भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नहीं इंसाफ मिल रहा और उनको चैलेंज किया जा रहा है। और जिस वक्त में यात्रा निकाली जा रही थी, नंगी तलवारें हाथ में लेकर, खुले वेपन्स हाथ में लेकर, हाथों में हथियार लिए हुए लोग, तो ये सब कुछ जिस तरीके से भी हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी जड़ को भी ज़रूर समझना चाहिए था। मेवात हरियाणा के 4 ज़िले हैं, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और नूंह, इन चारों में कशीदगी बरकरार है। और अभी भी क्योंकि धारा 144 भी लगी हुई है, कई इलाके के अंदर कर्फ्यू भी लगा हुआ है, गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं, 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, लोग अपने घरों को भी छोड़ के चले गए, दहशत के मारे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग छोड़ करके अपने घरों को एज इट इज़ चले गए, बिना ताले लगाए हुए। और कई लोगों ने तो पनाह ले रखी है कहीं जंगलों में, खेतों में, क्योंकि कुछ पता नहीं कि अब कानून का डंडा किस तरह से चलेगा, क्या पार्शियलिटी से, यानी एक तरफा कार्रवाई होगी, या फिर कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्षता से होगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी, ये भी सवाल बना हुआ है। रात के इस वक्त जब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, अभी भी कई लोग हैं जो लगातार नूंह से, हरियाणा से हमारे टच में हैं, और मेरे साथ इस वक्त ऐसे भी लोग जुड़ रहे हैं जो खुद नूंह से हैं, हरियाणा से ही हैं, मेवात से। उनसे भी मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ, उनके अपने परिजन किस हाल में हैं वो भी आप लोगों को लाइव सुनाना और बताना चाहता हूँ, जो अपने आप को बचाने के लिए उस पुलिस की लाठी डंडे और गोली से इस वक्त बचने के लिए खेतों में कहीं शरण लिए हुए हैं, कहीं छिपे हुए हैं, उनकी भी मैं आपसे बात कराना चाहता हूँ। उसके अलावा चाहे पलवल हो, चाहे सोहना हो, रिवाड़ी हो, मानेसर हो, हर तरफ कशीदगी बरकरार है, लगातार हूटर्स बज रहे हैं, पुलिस की गश्त बढ़ा दिया गया है, 20 कंपनियों से ज़्यादा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की बुलाई गई और आज शाम को 5 और बुलाई गई। लगभग 25 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां वहां पर नूंह में, मेवात के आसपास में, यानी इसी जगह पर फरीदाबाद में, गुड़गांव में, सब तरफ लगाई गई हैं। लोकल पुलिस के साथ में, लोकल इंटेलिजेंस के साथ में छापामारी की कार्रवाई और गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। मेरे साथ इस वक्त में मौलाना शौकत अली जुड़ रहे हैं, जो कि नूंह मेवात से ही रहने वाले हैं, और साथ ही साबिर कासमी साहब भी जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, अभी फ़िलहाल आपके घर के क्या हालात हैं, बात किससे हो रही है आपकी, और क्या कुछ अभी स्थिति चल रही है? गांव में हालात दहशत के हैं और लोग गांवों को छोड़ कर जंगलों में पनाह लिए हुए हैं। खौफ इतना तारी है कि उनको ये लग रहा है कि कभी भी यहाँ रेड पड़ सकती है और हमको उठाया जा सकता है। लोगों को इधर उधर से जो खबरें मिल रही हैं, बड़ी तादाद में उनको उठा के ले जाया जा रहा है। उसी दहशत की वजह से मेवात के गाँवों में, ख़ास तौर से नूंह इलाके में इतनी दहशत है कि लोग गाँव को छोड़ कर जंगलों में पड़े हुए हैं। आपके अपने घर के जो लोग हैं, आपके अपने गांव के जो लोग हैं, वो भी अभी जंगलों में हैं, खेतों में हैं?
हाँ, अभी मेरी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो वो लोग गांव को छोड़कर जंगल में पड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खौफ है, डर है कि हमें कभी भी गांव में से उठा ना लिया जाए, इसलिए वो खौफ की वजह से जंगल में पड़े हुए हैं। जिन्होंने कुछ नहीं भी किया, जिन्होंने पत्थरबाजी और आगजनी नहीं भी की, वो भी डर रहे हैं क्या? सारे लोग डरे हुए हैं, जिनका कोई रोल नहीं है किसी भी तरह का, बस ये है कि भाई कभी हमको भी ना उठा के ले जाया जाए, इसलिए खौफ की वजह से, बस वो डर की वजह से गाँव को छोड़कर वहाँ पड़े हुए हैं जंगलों में। क्या आपके कुछ लोगों से हमारी भी बात हो सकती है? लाइव हम लोग जुड़ सकते हैं, हमारे दर्शक भी सुन सकें उन लोगों से जो खेत में हैं, जो गांव में हैं। मैं अभी बात कराना चाहूँगा। उससे पहले मैं साबिर साहब, मैं चाहूँगा कि आप जो लोग आपके अपने रिश्तेदार या अपने जो भी लोग हैं, अगर कुछ बात करा सकें जो हमारी जनता सुन सके, आवाम सुन सके कि वो किस हालत में इस वक्त जंगलों में अपने को बचाए छुपाए हुए हैं खेतों में। साबिर कासमी साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ कैसे हो गया हरियाणा में? क्या आपको लगता है ये कोई मुनज़्ज़म साजिश है, कोई प्लान तरीके से ये दंगे कराए गए हैं? क्या लगता है? देखिए, ये आप रहते कहाँ हैं वहाँ? मैं नूह के पास बड़कली एरिया नगीने के ब्लॉक से हूँ, ताल्लुक़ रखता हूँ। ये दरअसल ऐसे ही नहीं हो गया, पहले इसकी भूमिका बनी, चैलेंज दिए गए, वीडियो कॉल्स के वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करा के जो है नश्र की गई। और ख़ास तौर से यहाँ पर अगर ज़िक्र करें हम बिट्टू बजरंगी और उसकी पूरी गैंग, और इसी तरह मोनू मानेसर जो एक नहीं दो नहीं 3 मेवाती नौजवानों का हालिया महीनों का जो है दोषी है, 302 का कातिल है और मुजरिम है, और उसके दो रियासतों की पुलिस का वो मुजरिम है, हरियाणा राजस्थान की। वो इस तरह जो है वीडियो नशर करता है, वीडियो जारी करता है और चैलेंज करता है। उस सब के बावजूद हम लोग पूरे ज़िला प्रशासन को इस हालात से आगाह करते हैं, मुतनब्बा करते हैं। एडिशनल एसपी मुस्तकिल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है 2 दिन पहले, और कहती है कि मोनू मानेसर नहीं आएगा। ये तमाम हालात धमाका खेल। ये बात किससे कही जा रही थी, मोनू मानेसर नहीं आएगा? मुस्लिम पक्ष से? ये एक जनरली जो प्रशासन की तरफ से जो एडिशनल एसपी है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस बात का खुलासा किया कि मोनू मानेसर नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चैलेंजिंग वीडियो जारी की और उससे जो हालात धमाका खेज़ हुए और लोगों में इश्तियाल और गुस्सा इस माने करता था कि वो मोनू मानेसर और उसकी पूरी गैंग कातिल है, जुनैद और नासिर की, और इसी तरह एक और तीसरे हुसैनपुर एक गांव है उस लड़के की, तो वारिस हुसैनपुर के कातिल हैं ये। तो ये इश्तियाल और नौजवानों में ख़ास तौर से इश्तियाल और गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो सरकार का 302 का जो कातिल दोषी है वो गिरफ्तार होना चाहिए, उसको जो है सलाखों के पीछे होना चाहिए, ना कि वो नूह में और मेवात में आकर के यात्रा में शामिल हो, ना कि वो जी यही मैं कहना चाह रहा था। और वो इस तरह क्या सवाल ये है कि क्या मोनू मानेसर हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार और मरकज़ी सरकार से भी बड़ी चीज़ है, जो इस तरह ऐलान जो वीडियो नशर करता है और मेवात के लिए चैलेंज करता है, और मेवात को लेकर वो इस तरह उसके जो है नफ़रत, उस नफ़रत को सपोर्ट। देखिए, वो जितना बड़ा नफ़रती है उससे बड़ी सपोर्ट उसके लिए जो कारफरमा है, वो इस तरह जो हिम्मत उसने की है और इस तरह जो हालात को जो पूरे 3-4-7 ज़िले लगते हैं मेवात के, उस पर पूरे को जो है ये बनाया है, सब प्रशासन के सामने था, इंटेलिजेंस के सामने था, सरकार के सामने था। तो इसमें पूरे को अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए, मंज़र और पस मंज़र को अगर आप देखेंगे तो पूरा सरकार का निज़ाम और इंतज़ामिया का फेलियर साबित होगा, क्योंकि ये सब सरकार देख रही थी, नोट कर रही थी, और ये हर दिन हालात कशीदा होते जा रहे थे। और ऐसे हालात में जब ये हालात सेंसिटिव होते जा रहे थे, संगीन होते जा रहे थे, हसासियत की तरफ थे, तो इसमें जाहिर सी बात है सरकार की जिम्मेदारी बनती कि सरकार ऐसे नफ़रती लोगों की रैली पर रोक लगाती या जो है ऐसे पुख्ता इंतज़ामात करती। अगर ऐसे कोई भी घटना घटे अचानक तो उस पर काबू पाया जाता। ये जो सब कुछ हुआ है
ये बहुत बेहद अफसोसनाक है। यानी आपको ये लग रहा है कि इसके पीछे पूरी साजिश थी, इसी वजह से कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद नहीं था, और जितने पुलिस के जवान वगैरह थे भी तो वो लाठी डंडे चलते ही, पत्थरबाजी होते ही गायब हो गए, रफू चक्कर हो गए। अब मैं यानी हटाई गई पुलिस जानबूझकर, आपको लग रहा है? मैं इस हादसे से पहले दिल्ली के लिए आ रहा था अपने एक काम से, निजी काम से। तो जिस वक्त एक पहली बस आई थी तिरंगा पार्क के पास, तो वहाँ मैं देख रहा था सिर्फ़ और सिर्फ एक पुलिस वाला खड़ा, जहाँ पर ये जो है जहाँ से ये झगड़ा शुरू होता है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना ढीला ढाला पूरा सिस्टम था, और सरकार के सामने पूरी, तो इस जाहिर सी बात हर समझदार समझेगा कि ये पूरा खेल क्या है। हर समझदार समझ रहा है कि ये पूरा खेल क्या है। आया सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि इन तमाम धमाका खेज होते जा रहे दिन लम्हा ब लम्हा हालात पर, उन पर जो है कबल अज़ वक्त पूरा जो है उसके लिए जो है तमाम तैयारी करती, तैयारी करती, काबू करते और वहाँ जिस तरह 25-25 आप बता रहे हैं कि मैं आपसे सुन रहा हूँ कि 25-25 एजेंसियाँ जो है अभी डाली गई हैं, कंपनियाँ डाली गई हैं। वो अगर वो पहले उनके आधी भी क्या कि उसमें तिहाई भी अगर वो डाल दी जाती तो ये इस तरह की कोई नौबत नहीं आती। अब जिस तरह ये 25-25 कंपनियां भेजी जा रही हैं, ये हालात ये इलाक़ा मेवात को दहशत ज़दा करने के अलावा कोई नहीं है। ये इस तरह जो हिम्मत दिखाई है लोगों ने वहाँ। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो आज अपनी वीडियो जारी की है उसमें कहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये पत्थरबाजी और ये सारा कुछ कुल मिलाकर के मुसलमानों की जिम्मेदारी ठहरा दी उन्होंने। तो देखिए, मनोहर लाल खट्टर दिल के बड़े साफ़ हैं, अमन पसंद भी हम उसको जुज़वी तौर से कह सकते हैं। उनको गुमराह किया गया है। जो अगर वो उन्होंने ऐसा कहा है, वो ज़मीनी हक़ाइक़ व हालात से सही मायने में उनको रोशनास नहीं कराया है, आगाह नहीं किया है। मनोहर साहब, हम पहले भी ऐसे हालात हुए, दोनों कम्युनिटी को बिठाया और दोनों कम्युनिटी को बिठाकर, ये पिछले 2 साल पहले की बात है, मेवात से हिंदुओं के पलायन के उन्वान पर एक जो एपिसोड चलाया गया। तरह के हालात हैं, उस हालात में ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है, बेबस नज़र आ रही है, और बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर की जो है दबंगाई हावी नज़र आ रही है। क्या हमारी साबिर कासमी साहब, आपके किसी ऐसे शख्स से बात हो सकती है जो हमें हालात बता सकें? लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों की बात ऐसे लोगों से कराना चाहता हूं, लाइव आपको सुनाना चाहता हूं हिंदुस्तान लाइव पर, जो अभी पनाह लिए हुए हैं खेतों के अंदर, जंगलों के अंदर, जो छिपे हुए हैं, जिनको डर है कि कहीं हमको रात को घेर कर उसी तरह से नहीं मार दिया जाए जैसे मकतूल हाफिज मौलाना मोहम्मद साद को। मैं चाहता हूं कि एक मरतबा बात कराई जाए, कोशिश करके। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मौलाना शौकत अली जो ये नूह के रहने वाले हैं, और ये साबिर साहब हैं, ये भी साबिर कासमी, ये लोग सब नूह के ही रहने वाले हैं, हरियाणा के मेवात के। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लाइव बात हो सके उन लोगों से जो अपने को कहीं किसी महफूज जगह पे रखे हुए हैं। जी बात करें, बताएं इनको। शाहिद जी, जंगल में हो आप लोग अब? जी जंगल में जी, पूरा गांव जंगल में है। कम से कम जंगल में निकला पड़ा जी 3000 आदमी। हालात और बहुत हम बात करना चाहते हैं, इन्हें बताइए। हालात बहुत नाजुक हुए पड़े हैं जी, यहाँ बिल्कुल बहुत गंभीर स्थिति हुई पड़ी है। पुलिस ने दावा कर रहा है कि पूरी मेवात बहुत ज्यादा नाजुक हालात हुए पड़े, जंगलों में पड़े हैं, मच्छरों में, कीड़ों मकोड़े में पड़े हैं जी, बहुत ज्यादा परेशानी में। आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, उनसे बात कीजिए। क्या नाम है इनका? जी मोहम्मद शाहिद है जी मेरा नाम। शाहिद, मैं हिंदुस्तान लाइव से फरहान याहिया बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी सर। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आप लोग नूह में किस जगह हैं, कौन से खेतों में हैं, कौन से जंगलों में हैं? आपने अपने गांव घर को बिल्कुल छोड़ रखा है, किस तरह का डर है आपको? जी सर, बहुत ज्यादा डर है जी, परेशान बहुत कर रही है पुलिस। आप रोइए मत, अपनी बात रखिए। लोग सुन रहे हैं आपको, तमाम दर्शक सुन रहे हैं आपको, दुनिया देख रही है। इस वक्त जो हमारे गांव का जंगल है, पूरा गांव उस जंगल में पड़ा हुआ है। कम से कम 3000 आदमी बाहर पड़े हुए हैं सर।
काफी पुलिस एकदम रेड डालती है। कई 10-12 गांव अभी नूह के आसपास के रेड जोन में ले रखे हैं, उनमें रेड डालती है। तो पुलिस जब पब्लिक भागने की कोशिश करती है, फायर करती है। नंगली पड़ोस में एक गांव है, वहां भी फायरिंग की थी पुलिस ने, तो लोग वहां से भागने लगे तो डर की वजह से, तो उनको वहां से 10-12 लड़कों को एकदम अरेस्ट करके ले गए और सबके हवालात में बंद कर गए। ये हम सुनने में तो ये आ रहा है कि बिना कपड़ों के हवालात में सिर्फ निक्कर में पटक रखा है उनको सर। और सर पूरे जंगल में पानी भरा हुआ है। इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में है, मेवात के लोग बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में है। तो शाहिद, आपके साथ में कितने लोग हैं और अब तक गिरफ्तारी कितनों की हो चुकी है, कुछ ये पता चल पाया है? अब तक गिरफ्तारी की कम से भी कम 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी होगी जी, जो सच्चाई है। और जहां अभी कभी तो सुबह में 4 बजे रेड डालते हैं, कभी दिन में रेड डालते हैं। बहरहाल कभी भी बहुत दहशत में है पूरी मेवात के लोग। कल से खाना नहीं देखा, सब जंगल में पानियों में मच्छरों में पड़े हुए हैं सर। इनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब लोग शामिल हैं, बुजुर्ग और बीमार लोग भी हैं जी। बीमार लोग भी, छोटे छोटे बच्चों की परेशानी लगी हुई है, उनको कहाँ ले जाएं? तो पुलिस के अधिकारियों से बात नहीं हो पाई कि जो लोग बेकसूर हैं उनको भी पकड़ रहे हैं क्या? कोई सुनाई नहीं कर रहा। यहाँ मीडिया बहुत नहीं है जी, दूर दूर तक भी मीडिया वाले नहीं है यहाँ। किससे बात करें, किसके जरिए बात करें उनसे जी? तो आप लोग अंधेरे में ही हो जी? पूरी तरह अंधेरे में हो जंगल में इस टाइम? पूरी तरह अंधेरे में है जी, लाइट की कोई रोशनी नहीं है यहाँ पे। इस वक्त पीछे में पड़े हैं जी, पेड़ों में पड़े पानी में। गांव से कम 3 किलोमीटर दूर पड़े हैं जी। किस बात का डर है आपको शाहिद? ये पुलिस जो दंगे हुए थे, जो झगड़ा हुआ था, उसमें किसी का नाम हो या ना हो, किसी की कोई जान हो पहचान हो, कोई मत हो, सबको एक साथ रवैया इख्तियार करके अरेस्ट कर रहे हैं लोग। इस बात का खौफ है। आपके साथ में कुछ और लोग हैं जो इस वक्त में आपके साथ जंगलों में, खेत में, जिनसे आप बात करा सको 1-2 लोगों से? बहुत लोग, काफी लोग हैं जी। बात कराइए किसी और साहब से, नाम बताइए उनका। सर मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, मैं यहीं जंगल में पड़ा हुआ हूँ सबके साथ में। इलियास? और जी सर, आपके किसी को पकड़ा तो नहीं है? आप लोग तो कोई दंगे में नहीं थे? नहीं, हम दंगे में कुछ नहीं है सर। हमारे यहाँ पर ऐसा दंगे वंगे का इससे तो कोई दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। बस ये है कि एक तरह का खौफ है, दहशत है लोगों में। दहशत पुलिस से है या दहशत आपको उनवादी भीड़ से है, या आपको उन दंगाइयों से डर लग रहा है कि कोई आके आग ना लगा दे, मार ना डाले, उनसे डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है? सर फिलहाल तो पुलिस से दहशत में है हम लोग। पुलिस रेड पाड़ रही है, जहाँ पर जैसा चाहे जिसको चाहे पकड़ लेती है, बगैर सबूत, बगैर हवाले के। कोई भी कैफ मुत्तफक जहाँ जो भी लोग होते हैं सबको पकड़ लेती है। बच्चे हैं, बच्चों को भी लिया है। आप नूह जिला में ही रहते हैं? जी सर। जी। कितने गांव हैं नूह जिला के जो इस तरह के उससे प्रभावित हैं, जो लोग अपने? नूह जिला का पूरा एरिया, नूह जिला का पूरा इलाका है जी। नूह डिस्ट्रिक्ट में जितने लगते हैं सभी है, नूह डिस्ट्रिक्ट पूरा मुकम्मल। आपके साथ में आपकी बीवी, बच्चे, सब लोग शामिल हैं? वो इसकी बीवी तो नहीं है जी फिलहाल। सर मेरी बीवी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब लोग हैं, सब तरह के। अच्छा, बच्चे, औरतें। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आप लोगों ने घरों को ऐसे ही खुला छोड़ रखा है इस समय अपने गाँव में? घर का हम घर क्या बस दरवाजा बंद है, बाकी हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं क्या हाल है वहाँ का। और आप बता रहे हैं आप लोगों ने कुछ नहीं खाया पिया कल से लेकर ये वक्त आ गया, कोई मदद नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही ना? कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमारी कोशिश है कि किसी तरह कोई मदद आप तक पहुंच पाए। ज़िला नूह से हमारे साथ एडवोकेट रमज़ान चौधरी जुड़ने जा रहे हैं, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा एक बार उनको कॉल लगाई जाए और उसके बाद फिर बात की जाए। एडवोकेट रमज़ान साहब बोल रहे हैं नूह से?
जी नूह से। मैं फरहान याहिया बोल रहा हूँ हिंदुस्तान लाइव से। जी आपसे हालात पूछना चाहता हूँ कि अभी तक क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये बताया गया कि लोग बहुत दहशत में हैं। अपने को लोगों ने घरों को पूरा छोड़ दिया है, घरों में ताले तक नहीं लगे हुए हैं। अपने बीवी बच्चों को लेके लोग खेतों में जंगलों में शरण लिए हुए हैं कि कहीं पुलिस ना रात में आकर के पकड़ ले, नाहक किसी को नहीं उठा ले, गिरफ्तारियां ना हो जाएं। और दूसरी तरफ एक डर ये भी लगा हुआ है कि कहीं कोई जो उन्वादी भीड़ है वो लोग आके ना मारें। क्या माहौल है इस वक्त में एडवोकेट रमज़ान साहब? मैं समझता हूँ कि उन्मादी भीड़ का डर नहीं है। इस वक्त यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, पूरा सन्नाटा है मेवात जिले में, सड़कों पर, घरों में, कॉलोनियों में। ये एक बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आज सर्च वारंट हुए हैं कॉलोनियों में, गांव में छापे पड़े, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई है, हिरासत में लिए गए हैं, और कोई उनका पास पैमाना नहीं है इस बात का कि किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है। जो मिला जैसे मिला उसको पकड़कर उन्होंने बिठा रखा है। कुछ को वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया है और कुछ को अभी भी जो है वो उसमें लिए हुए हैं। तो उस डर से कि कहीं हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए तो लोग यहाँ शहर भी छोड़ चुके हैं, और शहर गांव जो आसपास के गांव हैं उनको छोड़ चुके हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है, कोई एम्बुलेंस भी निकलती है तो पुलिस आ गई, इस तरह की अफवाहें बनी हुई हैं। इस सिलसिले में जो है बहुत सारी अफवाहें तैर रही हैं, कुछ गलत है कुछ सही है, लेकिन ये बात सही है कि लोग जंगलों में हैं, गांव छोड़ चुके हैं, कॉलोनी छोड़ चुके हैं, और यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ। इस वक्त में एडवोकेट रमज़ान हमारे साथ में मौलाना शौकत अली हैं और साथ में उमर कासमी साहब भी मौजूद हैं, मैं जिनके ज़रिए आपसे बात कर रहा हूं हिंदुस्तान लाइव पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अभी तक कितनी एफआईआर हुई हैं और अब तक गिरफ्तारी कितनी हुई हैं एडवोकेट साहब? अभी पता एग्जैक्ट आंकड़ा तो एफआईआर का भी नहीं है, लेकिन 25 से 30 एफआईआर का सुबह जिक्र कर रहे थे जब हम पुलिस कप्तान से बात कर रहे थे कि 25-30 एफआईआर हो चुकी हैं यहाँ पर, और कुछ नगीना में हुई हैं, कुछ और दूसरी जगहों पर भी हुई होंगी, लेकिन अभी एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता है। लेकिन और ना ही इस बात का कि कितने जो है गिरफ्तारी हुई है, इसका कोई आंकड़ा पुलिस ने कोई शेयर नहीं किया है मीडिया को भी, और ना किसी लीडर वगैरह को भी। तो एडवोकेट साहब एक चीज़ मुझे और बताइए, जो लोग इस वक्त में खेतों में हैं, जंगलों में हैं, उनके पास कोई खाने का पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो ये क्या आप लोगों ने किसी तरीके की नागरिक सुरक्षा समिति, अमन कमेटी या कोई हिंदू मुस्लिम बरादरान की कोई मीटिंग प्रशासन के साथ हुई है कि किसी तरह से लोगों को मदद भी पहुँचाई जाए और राहत भी दी जाए, हालात सामान्य हो? जो जंगलों में लोग हैं वो ऐसे नहीं है कि परमानेंट जंगलों में हैं, वो तो एक दो अफवाह इधर उधर से आई हैं तो लोग जंगलों की तरफ निकल गए हैं, फिर वापस आ जाएंगे। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि वो परमानेंट गांव छोड़कर जंगलों में जा बैठे हैं और वहां रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अफवाहें हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है, और जैसे ही कोई एम्बुलेंस या कोई लाल बत्ती की गाड़ी देखते हैं या कोई रूमर सुनते हैं तो जंगलों की तरफ निकल जाते हैं इस डर से कि कहीं ना गिरफ्तारी ना हो जाए, कहीं फंस ना जाए। और जो चूंकि आज जिस तरह से ये हिरासत में लिया गया है लोगों को आज सुबह से ही, और अब तक ये चीजें चलती रही हैं, तो उनसे दहशत है लोगों में कि कहीं हमारी गिरफ्तारी हो गई तो हम जो पहले गिरफ्तार हो गया तो कोई वेरिफिकेशन का ऐसा नजरिया नहीं दिखता कि वेरिफिकेशन हो जाएगी, जो आ गया वो चला गया। और तो इसलिए हर आदमी गिरफ्तारी से बचना चाह रहा है, इसलिए वो एहतियाती बरत रहा है। उस एहतियाती में ही अपने घर जंगल घर और गांव को छोड़ के वो इधर उधर हो रखे। एडवोकेट साहब क्या कुछ ऐसा भी है कि आप जो बात बता रहे हैं जो बेकसूर लोग हैं उनको वेरिफिकेशन के बाद में पुलिस छोड़ रही है? ऐसा तो नहीं है कि जो हाथ में आ रहा है बस वही गिरफ्तार होकर के अंदर जेल में जा रहा है, ऐसा तो नहीं है? और देखिए अभी तक बहुत सारे ऐसे लोगों की खबरें मिल रही हैं जो जाहिरी तौर पर हमको नहीं लगते कि वो कसूरवार होंगे, लेकिन अब ये तो पुलिस
किस आधार पर उनको छोड़ रही है, किस आधार पर गिरफ्तार करी है, ये हमको इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। हमने इस सिलसिले में पुलिस प्रशासन से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हम, ये सही है कि हम कई बार बेगुनाह लोग भी हमारे साथ आ जाते हैं, लेकिन हम वेरिफिकेशन करने के बाद जिनका वीडियो में जो वीडियो में दंगे में नहीं है उनको हम गिरफ्तार नहीं डालेंगे, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना था। क्योंकि खास तौर पर आज जब बात हुई हमारी तमाम 30 कमेटी में भी, और 30 कमेटी के बाद भी जब ये शिकायतें आम होने लगी, सारे लोग शिकायतें करने लगे, तो हमने पुलिस प्रशासन से स्पेशल बात की है। योगेंद्र यादव भी थे, जाकिर हुसैन साहब, आफ्ताब साहब, तैयब हुसैन घासेडिया साहब और तमाम लोग हम साथ थे। तो एक बड़ा डेलीगेशन भी मिला, अलग अलग भी मिले, तो उन्होंने यही कहा है कि हम किसी नाजायज आदमी की गिरफ्तारी नहीं डालेंगे। जो वीडियो में कहीं दिख पत्थर फेंकता हुआ या किसी कोई बेजा हरकत करता हुआ दिखाई देगा तो उसकी हम गिरफ्तारी डालेंगे, ऐसे पुलिस कप्तान का कहना था। यानी जिन लोगों के खिलाफ कोई ऑडियो वीडियो कोई प्रूफ होगा, एविडेंस होगा, जो कसूरवार होगा उसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कह रही है। आपने जो बात बताई है कि आपकी जो अमन कमेटी की जो पीस कमेटी वगैरह है उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल थे इस मीटिंग में? नहीं, कल जो बीते कल 8:30 बजे मीटिंग हुई थी शाम को, उसमें हिंदू भी शामिल थे और मुस्लिम भी शामिल थे, लेकिन आज जो मीटिंग हुई है वो उसमें हिंदू समाज के लोग शामिल नहीं थे, उसमें सारे मुस्लिम लीडर और मुस्लिम समाज से भी सब मुस्लिम समाज के लोग थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट साहब बात करने के लिए। आप कुछ बात करना चाहेंगे साबिर कासमी साहब? नहीं, देखिए हमारी तो सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि मानव अधिकारों का हनन ना हो। और जिस तरह से लोगों को जो उठाया जा रहा है, अंधाधुंध जो छापेमारी हो रही है, उससे जाहिर सी बात है फितरी तौर पर जो है देखिए उसका खौफ, वहशत, दहशत तो जाहिर सी बात है फैलती है। और यही वजह है जो आपने ग्राउंड ज़ीरो पे अभी बात की है, जो लोग जंगलों में बैठे हैं, वो जाहिर सी बात है परेशानी और मुश्किलात और ऐसा मौसम है जो बीमारियों का मौसम होता है बरसात का जी, वो मच्छरों में और पानी और ज़मीन भीगी हुई है। अभी बड़ी बरसात हुई है मेवात में, बिल्कुल, और बारिश आ जाए तो जी। अच्छा, एडवोकेट साहब अभी लाइन पे ही हैं जी। मुझे एक चीज़ और बताइए, क्या पीस कमेटी में पुलिस अफसरों से, आपके जो एसपी वगैरह हैं, डीसीपी, ये तमाम लोग, इन लोगों से इस बारे में भी बात हुई कि जो कुछ ये कल दंगा हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ, गोलियां चली, इसके पीछे क्या मोनू मानेसर और जो बिट्टू बजरंगी है उसका नाम भी आप लोगों ने रिपोर्ट करवाया कि नहीं करवाया? एक चीज़ ये भी पूछना भूल गया मैं। देखिए, ये बात तो वाज़ेह तौर पर हुई है कि जो ये दंगा हुआ है इसके पीछे जो मोनू मानेसर का वाहियात बयान और बजरंगी, जो बिट्टू बजरंगी है, उसकी जो गलत अल्फाजी जो हुई है, प्रोवोकेट किया है उन लोगों ने कि हम तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं और ये फलाना फलाना जो भी है, मतलब यहाँ प्रोवोक किया गया है। नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई एडवोकेट साहब? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया, बिट्टू बजरंगी के और मोनू मानेसर के? ये सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। मतलब मैं इसी का उन्होंने जो किया है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से जो हेट स्पीच या दंगा भड़काने की बात हुई है, उसके खिलाफ उन्होंने फरीदाबाद से की पुलिस से संपर्क करके उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने को सुनिश्चित किया है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मतलब जो भी जिस लेवल पे भी कार्रवाई होगी। और दूसरा, जो ये मोनू मानेसर है, इसको चूंकि इसके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, और ये जो केस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से जो इन पे नफरत फैलाने, दंगे भड़काने का जो केस बनता है हेट स्पीच का, वो दर्ज करके उसके खिलाफ ये भी कार्रवाई करेंगे, और जो पेंडिंग मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी बकाया है उनमें भी उनको गिरफ्तार करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमको जिला प्रशासन ने, जो पुलिस कप्तान साहब ने कहा है। अच्छा, ये आपको आश्वस्त किया है उन्होंने मीटिंग में? अभी फिलहाल माहौल ठीक है आपका नूह का, जहाँ से आप बात कर रहे हैं? किस जगह से बात कर रहे हैं? देखिए, मैं नूह में हूँ और नूह का माहौल ठीक क्या कह सकते हैं कि
आम तौर पर दहशत है, लोग अपना घरों को छोड़ गए। अब मैं अपनी कॉलोनी की बात करूं जी। तो यहाँ पर मर्द जात जो है यानी मेल मौजूद नहीं है कोई भी। महिलाएं हैं, अब मर्द इधर उधर हो रखे हैं इन्हीं गिरफ्तारियों के डर से। बहुत सारा चूंकि एक बड़ा अमला पुलिस का यहाँ पर आया है, दिन में 100 से 150 लोग हर घर हर गली में घूमे हैं, जिसको पकड़ा है उसको लेके गए हैं जी। कुछ लोग छतों से गिरकर कूदे हैं, उनकी मतलब पैर टूट गए हैं, ऐसी भी शिकायत मिल रही है। एक की मतलब कमर टूट गई है। बहुत सारे ऐसे मतलब बुजुर्ग हैं जो ऊपर छतों से गिरकर इधर उधर मतलब हुए हैं, बच्चों को उनको पकड़ के ले गए। तो ये सब उनकी वजह से पूरा कॉलोनी पूरा शहर दहशत में है, गांव दहशत में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शांति तो चूंकि अब उस तरह का तो माहौल है नहीं, वैसे तो शांति है कि कोई बाहर ना निकल रहा है, ना कोई आ रहा है, ना जा रहा है, कर्फ्यू लगा है, तो उस तरह से तो शांति है, लेकिन एक दहशत का माहौल, तनाव, एक टेंस बनी हुई है कि क्या होगा। हमने इस प्रशासन से गुजारिश की है कि इस टेंस को खत्म करना भी हमारी जिम्मेदारी है। किसी न तरह से ये टेंस खत्म हो, ये तनाव खत्म हो। जो वो उनका जब ये हम ये बात करते हैं तो उनका कहना ये है कि भाई इतने लोग मारे गए हैं, इतनी गाड़ियां फूंकी गई हैं, तो उनकी जवाबदेही में कोई तो किसने तो किया होगा। उनसे हम किससे पूछें? हम उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करके कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग उसमें शामिल हैं उन्हीं पर दबिश दे रहे हैं, उन्हीं को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है पलट कर। अभी कर्फ्यू लगा हुआ है क्या वहाँ पर वकील साहब? नहीं, कर्फ्यू ना कभी लगा था ना अब लगा हुआ है। धारा 144 लगी हुई है। अच्छा, 144 लगी है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, कल जो गुड़गांव की मस्जिद अंजुमन के इमाम का जो कत्ल हुआ है मौलाना हाफिज़ मोहम्मद साद का, उनके कत्ल के बाद से कोई इलाके में किसी और तरह की कशीदगी तो नहीं हुई आपके यहाँ? देखिए, सोहना में, गुड़गांवा और दूसरे आसपास के इलाकों में बहुत तनाव है, बहुत कशीदगी है। जिस तरह से एक डर का माहौल बना हुआ है, लोग निकल नहीं रहे, आ जा नहीं रहे, सफर मुलतवी कर दिए लोगों ने, है ना। जो एनसीआर में दहशत है, जो कशीदगी है, वो बहुत देखने को मिल रही है। कहीं छुटपुट घटनाएं दोबारा गुड़गांवा में भी हुई हैं, सोहना में भी आज 2 बजे के आसपास हुई हैं, और दूसरी जगह से भी ये मिल रही हैं। तो चूंकि पूरी नेट बंद है, बहुत सारी चीजों की तो सूचना मिल नहीं पा रही है। जी, इंटरनेट सर्विसेज बंद है अभी? हाँ, अभी भी बंद है 2 तारीख तक के लिए। कल क्या फैसला होगा इंटरनेट को लेकर, लेकिन अब इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि बहुत तनावपूर्ण है स्थिति। बिजली आ रही है या काट दी है? जी, बिजली अभी आ रही है आपके यहाँ? बिजली आ रही है गाँव में? हाँ, बिजली आ रही है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समझ सकते हैं हम तमाम लोग, आपने जिस तरीके की पूरी बात रखी और सबको बताया, तमाम दर्शकों ने सुना। आपका बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने एडवोकेट रमज़ान चौधरी, जो कि हरियाणा के नूह से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। वो रात के इस वक्त में लगभग 11:30 बजे का वक्त है, इस वक्त में अपनी पूरी हालात इलाके का बता रहे थे और किस तरह की कशीदगी है। कल के जिस सांप्रदायिक दंगे के बाद में, आगजनी के बाद में, इतनी कत्ल गारत के बाद में, गोली चलने के बाद में, जैसे भी हालात हैं, उन्होंने हर चीज़ से आगाह किया। उसके बावजूद उस गांव में जो 2 मंदिर हैं, मुसलमानों ने उन दोनों मंदिरों की हिफाजत की, किसी भी तरह का उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। वहां के मंदिर में जो पुजारी हैं और जो हिंदू हमारे भाई रहते हैं, उन सबको किसी भी तरह का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये है उनको अपने घरों में। ये बहुत बड़ी बात है कि जो सिंगार का जो बड़ी जोहड़ के पास पोखर बोलते हैं जिसको, उनके पास वो मंदिर है, एक हैसियत है उस मंदिर की। वहाँ 4, 5, 6 घंटे उन पुजारियों को और बाबाजियों को वो गांव के लोगों ने मुहासरा किया, और जब तक इत्मीनान का माहौल नहीं हो गया, पुरअमन माहौल नहीं हो गया, उस वक्त तक जो है गांव के ज़िम्मेदार किस्म के लोग, ख़ास तौर से सरपंच वगैरह की जो हिदायत पर, शाकिर सरपंच है वहाँ के गांव के, बड़ा गांव है मेवात का, उन्होंने ये पूरा मुहासरा किए हुआ। और जब उनको
खरोंच तक उनको नहीं आई, और जबकि दूसरे लोग उसको दूसरी तरह से बयान कर रहे हैं कि भाई उनको बंधक बना लिया। बंधक नहीं, बल्कि उनका हिफाजत की और मुहासरा करके लोगों ने, गांव के लोगों ने उनको उनकी किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो, यहाँ से गलत पैगाम ना जाए, इसकी भरसक और पूरी कोशिश की। तो ये तमाम हालात अभी रुक नहीं रहे हैं, बिल्कुल हालात रुक नहीं रहे हैं। सरकार को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, ख़ास तौर से देश की मरकज़ी हुकूमत नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए कि इस वक्त पूरी तरह से संज्ञान ले और गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में आगे आए और जिस तरीके से हरियाणा के बिगड़ते हुए हालात हैं, पूरी तरह से जो अमन पसंद वहाँ का हिंदू और मुसलमान है, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी हिफाजत को सुनिश्चित करें। और जिन्होंने भी दंगा भड़काया है, जो भी कसूरवार हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों, उनके ख़िलाफ़ निश्चित तौर पर कार्रवाई ठीक है होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कोई बेकसूर बेगुनाह जेलों में नहीं जाना चाहिए और ना उसके ख़िलाफ़ ज़्यादती होनी चाहिए। जाते जाते मैं आप लोगों को छोड़ जाता हूँ मकतूल हाफिज़ मरहूम मोहम्मद साद की, जिनका कल कत्ल हुआ सेक्टर 57 मस्जिद अंजुमन में। इसी वक्त में जब मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, अब से 24 घंटे पहले ही उनको किस तरह से मार दिया गया था, कैसे उनको गोली मारी गई और मस्जिद में आग लगाई गई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह नात पढ़ी हैं और मुल्क के अंदर अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रहे, उसके लिए नज़में पढ़ी हैं। मैं जाते जाते आपको हिंदुस्तान लाइव पर छोड़ जाता हूँ उन्हीं शहीद मकतूल हाफिज़ मोहम्मद साद की उस नज़म के साथ में। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह।